हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज के इस वीडियो में हम प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस को ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्राइम जो कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, उसकी बार्गेनिंग कैसे की जा सकती है। जब हम एंशियंट सोसाइटीज की बात करते हैं तो वहाँ शुरू से ही क्राइम के लिए पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। इनिशियली सारे क्राइम्स को विक्टिम की फैमिली को मॉनेटरी कंपनसेशन देके सेटल कर दिया जाता था, जिसे हम ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम प्ली बार्गेनिंग की जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ये भी उसी प्रिमिटिव मॉडल पर बेस्ड है, जहां मॉनेटरी कंपनसेशन की हेल्प से विक्टिम के अगेंस्ट जो भी क्राइम कमिट किया गया है, उसे जो भी लॉस हुआ है, उसे सेटल करने की कोशिश की जाती है। इस कॉन्सेप्ट को एज ए नेसेसिटी क्रिमिनल लॉ में ऐड किया गया है, जिससे कोर्ट्स के बर्डन और पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस किया जा सके। तो बेसिकली प्ली बार्गेनिंग एक प्री ट्रायल नेगोशिएशन है एक्यूज और प्रोसिक्यूशन के बीच, जहां का एक्यूज पर्सन गिल्टी प्लीड करता है तो उसे कुछ चार्जेस के रिस्पेक्ट में कंसेशन या फिर रिलीज मिल सकता है। मुरलीधर मेघराज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 सुप्रीम कोर्ट के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्ली बार्गेनिंग एक नेसेसरी एविल है। फर्दर थिप्पा स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1983 सुप्रीम कोर्ट के केस में भी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ये व्यू था कि प्ली बार्गेनिंग जो है वो हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में इंश्राइंड है, उसे वायलेट करता है। लेकिन फिर भी आउट ऑफ नेसेसिटी हमें क्रिमिनल लॉ में इसका यूज देखने को मिलता है। ये लॉ ओरिजिनल क्रिमिनल कोड मतलब सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता था और इसे 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से ही सीआरपीसी में ऐड किया गया है। प्ली बार्गेनिंग का जो लॉ हमें बीएनएसएस में देखने को मिलता है, उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं जो कि इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए रिक्वायर्ड भी थे। यह एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए टाइमलाइन सेट कर दी गई है। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के पनिशमेंट में भी कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम बीएनएसएस के सेक्शन 289 की बात करेंगे, जो कि प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन के बारे में बात करता है और ये बताता है कि किन केसेस में हम इस कॉन्सेप्ट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर केस में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना विक्टिम के राइट्स का ब्लेटेंट वायलेशन होगा। ये सेक्शन ये ले डाउन करता है कि प्ली बार्गेनिंग को ऐसे केसेस में अप्लाई किया जा सकता है जिनकी जो पनिशमेंट है वो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 ईयर से ज्यादा नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे प्ली बार्गेनिंग केवल उन्हीं ऑफेंसेस के लिए अवेलेबल है जिनकी पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है। ये इनकॉर्पोरेट करने के पीछे रीजनिंग ये है कि हमें विक्टिम और एक्यूज दोनों के राइट्स को बैलेंस करना पड़ेगा और हम ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो सिर्फ एक ही तरफ इंक्लाइंड हो। फर्दर ऐसे ऑफेंसेस जो हमारे कंट्री की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पर इम्पैक्ट डालते हैं, वहां भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता और सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन से होंगे उसकी पूरी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन के थ्रू रिलीज करेगी। ऑल्सो जहां ऑफेंस किसी वुमेन या चाइल्ड के अगेंस्ट कमिट किया गया है, वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। सेक्शन 290 ऑफ बीएनएसएस हमें बताता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो फाइल हो जानी चाहिए। सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोई टाइमलाइन एज सच ले डाउन नहीं थी, ये बीएनएसएस में ही ऐड की गई है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग चार्ज फ्रेमिंग की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो फाइल हो जानी चाहिए। ऑल्सो ये इंश्योर करने के लिए कि एक्यूज ने ये एप्लीकेशन वॉलंटरीली फाइल की है और उसे प्रीवियसली किसी और ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया, उस एप्लीकेशन को एक एफिडेविट के साथ फाइल किया जाएगा। जब कोर्ट के पास वो एप्लीकेशन पहुंच जाएगी तो सभी पार्टीज के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट और एक्यूज को नोटिस सर्व किया जाएगा। यहाँ पे एक्यूज पर्सन का इन कैमरा एग्जामिनेशन होगा और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड का यूज किया गया है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि एक्यूज ने वॉलंटरीली एप्लीकेशन कोर्ट को रेफर की है तो कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटर, अगर कंप्लेन केस है तो कंप्लेनेंट को, और अगर पुलिस रिपोर्ट पे फाइल किया गया केस है तो प्रोसिक्यूटर और एक्यूज पर्सन को म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा, जिसमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और बाकी के सभी एक्सपेंसेस डिसाइड किए जाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो एक्यूज पर्सन ने वॉलंटरीली कोर्ट को नहीं दी है और उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाया गया था, तो कोर्ट अगर चाहे तो वो ट्रायल प्रोसेस के साथ ही कंटिन्यू कर सकती है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 299 ऑफ बीएनएसएस जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ एक्यूज पर्सन देगा उनका उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा,
जैसे कि एक अकम्प्लिस के केस में किया जा सकता है। फर्दर सेक्शन 291 ऑफ BENSS कुछ असेंशियल गाइडलाइंस ले डाउन करता है जिन्हें प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को डिसाइड करते टाइम या फिर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन के म्यूचुअल डिस्पोजिशन के टाइम पे फॉलो किया जाएगा। ये गाइडलाइंस कुछ नहीं, बेसिकली ये इंश्योर करती हैं कि पूरा प्रोसेस जो है वो वॉलंटरीली और सभी पार्टीज के पार्टिसिपेशन के साथ ही कंक्लूड हुआ है। उस म्यूचुअल डिस्पोजिशन की जो भी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट को सबमिट की जाएगी कंप्लीशन के बाद, जिसपे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर अफिक्स करेंगे। जब म्यूचुअल डिस्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कौन सी स्टेजेस फॉलो होंगी वो BENSS के सेक्शन 293 में मेंशन्ड है। सबसे पहले विक्टिम को कंपनसेशन अवार्ड किया जाएगा और दोनों पार्टीज को क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे सुना जाएगा कि एक्यूज पर्सन को कितना सेंटेंस दिया जाना चाहिए। और अगर एक्यूज के केस में BENSS का सेक्शन 401 या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एप्लीकेबल है तो उसे रिलीज भी किया जा सकता है। ऐसे केसेस में जहां ऑफेंसेस की मिनिमम सेंटेंस ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है वहां एक्यूज पर्सन को उस मिनिमम सेंटेंस का 1/2 सेंटेंस सर्व करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसे इस मिनिमम सेंटेंस का केवल 1/4 सेंटेंस सर्व करने के लिए ही कहा जाएगा। अगर हम बात करें ऐसे ऑफेंसेस की जहां पे कोई भी मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब नहीं है, वहां पे ऑफेंडर को उस सेंटेंस का, जो भी सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है उस ऑफेंस का, उसकी 1/4 सेंटेंस को सर्व करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के केस में ये जो सेंटेंस है 1/4 ये रिड्यूस होके 1/6 तक पहुंच जाता है। ये जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वाले प्रोविजंस हैं ये BENSS में ऐड किए गए हैं और ये CRPC में एग्जिस्ट नहीं करते थे। सेक्शन 294 ऑफ BENSS के अकॉर्डिंग इस सब के बाद ओपन कोर्ट में एक जजमेंट डिलीवर किया जाएगा जैसे किसी और नॉर्मल प्रोसीडिंग में किया जाता है, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर अफिक्स करेंगे। जो भी जजमेंट कोर्ट पास करेगी वो बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 295 ऑफ BENSS फाइनल होगा और उसे सिर्फ स्पेशल लिव पिटीशन, रिट पिटीशन और रिवीजन पिटीशन के थ्रू ही चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब है वो ऑर्डर अदरवाइज अपीलेबल नहीं होगा। फर्दर BENSS का सेक्शन 298 एक सेविंग क्लॉज की तरह एक्ट करता है और ये ले डाउन करता है कि ये चैप्टर BENSS के बाकी प्रोविजंस को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगा। लास्टली बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 300 ऑफ BENSS ये चैप्टर जुवेनाइल्स पर अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उन्हें एक स्पेशल लेजिस्लेशन दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर डील किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।